Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss 12th biology's chapter number 6 water absorption and essence of sap. तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो जितने भी लोअर प्लांट है जैसे कि एल्गी एंड फंगाई, इनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जो वाटर एब्जॉर्ब कर सके। पूरी प्लांट बॉडी ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, किसमें? लोअर प्लांट में। लेकिन ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम राइजोइड्स करते हैं। लेकिन हायर प्लांट जितने भी है उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है जो क्या करता है, मिट्टी में से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हमको इस चैप्टर में हायर प्लांट के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट, तो देखते हैं इसको। अगर किसी प्लांट के रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो रूट सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट आता है जिसको कहते हैं रूट कैप। किसी भी प्लांट की रूट के सबसे एपिकल पोर्शन पर, सबसे नीचे वाले हिस्से पर एक टोपी के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या करता है कि जब मिट्टी में यह रूट ग्रो करती है, मिट्टी में जब ये जड़ बढ़ती है तो बढ़ने के दौरान जो घिसाव होता है और इस घिसाव के कारण जो आगे वाला हिस्सा है वो ख़त्म नहीं हो जाए, इससे उसको प्रोटेक्शन देने का काम यह रूट कैप करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट। टिप ऑफ रूट है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको रूट एपेक्स के नाम से जानते हैं। ये सेकंड रूट पार्ट है रूट का, रूट एपेक्स। रूट एपेक्स की खासियत देखें तो इसकी जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है। मेरिस्टेमेटिक नेचर का मतलब होता है कि ऐसी सेल्स जिसमें सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी हो वो कहलाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल नेचर किस में होता है? ओनली फॉर रूट एपेक्स वाले हिस्से की सेल्स में होता है। आगे बात करते हैं तो थर्ड पोर्शन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रूट एपेक्स से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। नाम से क्लियर है, इलोंगेशन ये क्या करता है, ये क्या करता है, रूट की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। रूट की जो लेंथ बढ़ती है बढ़ाने में हेल्प करता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, उसको कहते हैं रूट हेयर रीजन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी भी रूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रूट हेयर रीजन। क्यों? देखते हैं। ये सिचुएट होता है जस्ट बिहाइंड द जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन जोन के जस्ट ऊपर की तरफ होता है जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई होती है जिसको एपिब्लेमा कहते हैं। और ये पार्ट मेनली एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन। ये जो हिस्सा है मोस्टली एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। याद रखना कि इस रूट हेयर रीजन को अगर बड़ा करके देखें तो वहाँ पे ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको एपिब्लेमा कहते हैं। ये एपिब्लेमा ही बाहर निकलकर रूट हेयर बनाने का काम करती है। ये क्या करते हैं रूट हेयर मिट्टी में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर किसी के रूट हेयर को निकाल देंगे तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? रूट का, रूट हेयर रीजन का। रूट हेयर रीजन के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको मैचुरेशन रीजन कहते हैं। और मैचुरेशन रीजन में आपको ये याद रखना है कि ये वाला हिस्सा कभी भी एब्जॉर्प्शन में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैचुरेशन रीजन जो है उसमें लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन होता है। लिग्निफिकेशन का मतलब ये है कि चेंजिंग इनटू वुड। यहाँ की जो रूट हेयर में सॉफ्ट टिश्यू थे वो वुड में कन्वर्ट होने लगते हैं जिसके कारण इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और दूसरा, इसमें
सुबेरिन की एक पतली सी लेयर आ जाती है ऊपर, इसको कहते हैं सुबेराइजेशन, जिसके कारण भी क्या है इनमें कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती। इट्स सेल डिफ्रेंशिएटेड इन वेरियस टिश्यू, और इनकी जो सेल्स है वो अलग अलग टाइप के टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होने लगती है। इसके कारण ये मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद इनमें कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो आपको दो चीज़ें इसमें मोस्टली याद रखनी है, लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन होने के कारण रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाले हिस्से में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्रेमर नाम के साइंटिस्ट ने 1949 में जो वाटर एब्जॉर्प्शन था उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया था, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखते हैं ये क्या है। आपको इसमें याद रखना है साइंटिस्ट का नाम क्रेमर, और कौन से ईयर में किया था, 1949 में। क्या बताया था, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। देखिए, पैसिव एब्जॉर्प्शन को उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाले फैक्टर्स लीफ की ट्रांसपेरिंग सरफेस पे मौजूद हो तो उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाले फैक्टर अगर लीफ की ट्रांसपेरिंग सरफेस पे मौजूद होते हैं तो उसको कहते हैं पैसिव टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है उनके जो एरियल पार्ट है जिनके ज़रिए पानी की कमी होती है, और लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी होने के कारण एक खिंचाव पैदा होता है। वो खिंचाव सबसे पहले पत्तियों के जाइलम में होता है, लीफ के जाइलम में होता है, बाद में स्टेम के जाइलम, और फाइनली रूट तक पहुंचता है। और रूट तक पहुंचने के बाद रूट हेयर तक पहुंचता है, और रूट हेयर क्या करते हैं, मिट्टी में से मिनरल और वाटर को खींच देते हैं अपने में, और वो क्या है, ऊपर से ऊपर आता जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी शॉप पे गए जूस पीने के लिए, और आपने जूस की ग्लास के अंदर एक स्ट्रॉ डाली, और स्ट्रॉ डालने के बाद जैसे ही आप अपने मुंह से सक करते हो, उसको चूसते हो, तो क्या होता है कि जूस जो ग्लास के अंदर था वो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। वो प्रोसेस इसमें भी हुई। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि पत्तियों के ज़रिए पानी की कमी हुई, जिससे एक खिंचाव बना जो पत्तियों से उसके स्टेम में और फाइनली उसकी रूट में पहुंच गया, और मिट्टी में से उसको एब्जॉर्ब करके खींच दिया। तो पैसिव टाइप का एब्जॉर्प्शन क्या, जब वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाले फैक्टर कहाँ मौजूद हो, लीफ की सरफेस पर मौजूद हो। प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट के अंदर लगभग 96 से 98% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव टाइप का ही एब्जॉर्प्शन है। पैसिव एब्जॉर्प्शन कंट्रीब्यूट अबाउट 96 to 98% ऑफ टोटल अपटेक वाटर बाय प्लांट्स। सेकेंड उन्होंने बताया एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि अगर वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाले फैक्टर रूट में ही प्रेजेंट हो तो इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। याद रखना आपको कि वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाले फैक्टर अगर रूट में मौजूद हो तो उसको एक्टिव, और अगर लीफ में मौजूद हो तो उसको कहते हैं पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो एक्टिव टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में पॉजिटिव फोर्स डेवलप इन द जाइलम ऑफ रूट। एक जो रूट के जाइलम है उसमें एक टाइप का पॉजिटिव फोर्स डेवलप होता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन एनर्जी is required in the form of ATP which is provided by respiring cell of root। और इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में क्या है, कुछ ATP के तौर पे एनर्जी भी चाहिए है, वो क्या करते हैं, रूट की रेस्पायरिंग सेल्स उनको प्रोवाइड करती है, और ये कह सकते हैं रूट प्रेशर के कारण वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है। कब होती है ये, जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम, कह सकते हैं कि 2 to 3% of total absorption is active absorption of water, and 96 to 98% is the passive absorption।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वाटर किन पाथ से एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है, मतलब किन रास्तों से एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है। तो फर्स्ट पाथवे जो है वो है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में बात करें तो इसको नॉन लिविंग पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सेल से दूसरी सेल में पानी का बहाव सेल वॉल या इंटर सेलुलर स्पेस के ज़रिए हो तो उसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और इस टाइप के पाथवे में इंडिपेंडेंट तरीके से पानी का बहाव होता है। जरा इसको देखें हम डायग्राम में, तो हमारे सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि ये वन सेल, सेकेंड एंड थर्ड सेल, और एक सेल के सेल वॉल या इंटर सेलुलर स्पेस के ज़रिए पानी का बहाव एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है, तो उसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। सेकेंड, सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है? जब पानी का बहाव एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए हो तो उसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है कि एक सेल से दूसरी सेल के बीच में एक छोटा सा पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए अगर एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का फ्लो हो तो उसको सिम्प्लास्ट पाथवे के नाम से जाना जाता है। और ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे हैं, इसमें क्या, ये क्यों होता है? ऑस्मोसिस एंड एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन दिस। इसमें क्या है? ड्यू टू ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण होता है और इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड जो हमारा पाथवे है वो है वैक्यूओलर पाथवे। वैक्यूओलर पाथवे क्या होता है? हमको पता है कि प्लांट की सेल में बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं जिनको वैक्यूल्स कहते हैं। अगर वैक्यूल के ज़रिए वाटर एक सेल से दूसरी सेल में पहुँचे तो उसको वैक्यूओलर पाथवे कहते हैं। इन दिस पाथवे वाटर passes from one cell to another cell through plasma membrane. After plasma membrane water passes through tonoplast and then vacuole. टोनोप्लास्ट वैक्यूल के ऊपर की लेयर कहलाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए वो एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है। नेक्स्ट जो हमारा पाथवे है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में क्या होता है कि कभी कभी प्लांट में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है उनमें पानी का बहाव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुबेरिन का जमाव यानी कि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। तो उस कंडीशन में एंडोडर्मल सेल क्या करती है? पानी को एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए लेके जाती है। तो इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। याद रखना आपको कि नॉर्मली कैस्पेरियन स्ट्रिप जो लीव्स के अंदर या प्लांट सेल्स में पाई जाती है उनके ज़रिए बहाव होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाने के कारण ये बंद हो जाती है और इनके ज़रिए पानी का बहाव नहीं हो पाता। तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन काम करती है एक सेल से दूसरी सेल में पानी को ले जाने में, उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, कि वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला तो आता है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर क्या कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑप्टिमम रेंज है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब टेम्परेचर होता है मिट्टी का तो उस टाइम वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। और जैसे ही अबव 30 डिग्री एंड बिलो 20 डिग्री रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि इनसे कम या ज़्यादा होने पे एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस यानी कि कम होने लगती है। सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन का मतलब होता है हवादार मिट्टी, कि कोई ऐसी मिट्टी हो जिसके अंदर
अलग अलग टाइप के पार्टिकल हो तो उसमें हवा आसानी से रहती है, जिसको एरिएटेड सॉइल कहते हैं। तो एरिएटेड सॉइल में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, जबकि कोई मिट्टी ऐसी है जो पानी के बहाव के साथ आई है, फ्लोडेड विथ वाटर आई है, तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होगा या ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा। तो कह सकते हैं सॉइल एरिएशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर एब्जॉर्प्शन में। थर्ड आता है हमारे सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन ए ग्रेटर अमाउंट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन बिकम हाई। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मिट्टी के सॉल्यूशन में मिनरल सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो वो मिट्टी एक टाइप से हायर कंसंट्रेशन की होती है, जिसमें एब्जॉर्प्शन आपको कम दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है। और कंसंट्रेशन अगर कम हो तो आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर वो है अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सॉइल वाटर का मतलब ये है कि ऑल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट, कि मिट्टी में जितना भी पानी मौजूद होता है वो कम्प्लीटली प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। प्लांट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन रूट थ्रू एक्यूरेट व्हेन द वाटर सॉइल इन द रेंज ऑफ फिल्ड कैपेसिटी, कि अगर उसमें फिल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वाटर है तो ही फिल्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वाटर है तो ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब आपके माइंड में ये वर्ड आए होंगे फिल्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज क्या होते हैं, तो देखते हैं जगह इनको। पहले बात करते हैं फिल्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, कि अगर किसी मिट्टी में पानी को डाल दिया जाए तो ग्रेविटी के कारण कुछ पानी नीचे की तरफ चला जाता है, और नीचे की तरफ जाने के बाद में कुछ पानी ऊपर की तरफ जो रह जाता है उसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं या फिल्ड कैपेसिटी कहते हैं। याद रखना, द अमाउंट ऑफ वाटर विच लेफ्ट सॉइल आफ्टर द रिमूवल ऑफ एडिशनल वाटर बाय ग्रेविटी फोर्स, इट इज़ कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फिल्ड कैपेसिटी। जो सेकंड है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, वो क्या है? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर एट विच द प्लांट रिक्वायर और नॉट टू विल्ट, यानी कि पौधों को मुरझाने से रोकने के लिए मॉइस्चर का मिनिमम परसेंटेज ही परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहलाता है। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। तो कह सकते हैं कि मुरझाने से रोकने के लिए मॉइस्चर का मिनिमम परसेंटेज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंस ऑफ सैप। क्या होता है कि हमने देखा कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में वो तो रूट हेयर के ज़रिए रूट में होता है, लेकिन रूट से वो ऊपर एपेक्स में या स्टेम में और स्टेम से फिर लेटरल पार्ट्स तक पहुंचता है। तो इसी को एसेंस ऑफ सैप कहते हैं। और इस एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ सैप? याद रखना है आपको कि रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जो उसके शूट एपेक्स तक पहुंचता है और दूसरे लेटरल पार्ट्स तक पहुंचते हैं। इसी वाटर के ऊपर पहुंचने को ही एसेंस ऑफ सैप कहते हैं। इस एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड जो फर्स्ट थ्योरी आई थी वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी गोल्डवेस्की नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1884 में। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि एसेंस ऑफ सैप इज़ द रिजल्ट ऑफ फोर्स डेवलप्ड बाय एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल ऑफ प्लांट, के लिविंग सेल ऑफ जो होती है प्लांट में वो कुछ फोर्स डेवलप करती है, उसी के कारण क्या है एसेंस ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। अकॉर्डिंग टू गोल्डवेस्की देयर आर पीरियोडिक चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर of xylem parenchyma and medullary rays. These changes cause essence of sap. ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो गोल्डवेस्की ने दी थी, उन्होंने प्लांट के अंदर दो टाइप के सेल्स के बारे में बताया था।
कि एक तो जाइलम की पेरेन्काइमा सेल्स एंड मेड्यूलरी रेज, इनके अंदर जैसे ही एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो इनके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के कारण ही एसेंस ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। एक और हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे सर जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने 1923 में एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड अपनी कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था, इन प्लांट इज़ ड्यू टू द रिदमिक पल्सेशन इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम कॉर्टेक्स। उन्होंने ये चीज़ बताया था कि प्लांट में जो स्टेम कॉर्टेक्स है, इस स्टेम कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में रिदमिक पल्सेशन होती है। रिदमिक तरीके से पल्सेशन यानी कि धड़कन पैदा होती है, जिससे एसेंस ऑफ सैप की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सर जगदीश चंद्र बोस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम ग्राइनेस डेस्मोडियम गैरेंस एंड हिज थ्योरी इज़ नोन एज पल्सेशन थ्योरी। आपको याद रखना है, एक ये क्वेश्चन इसका भी पूछा गया था कि जेसी बोस ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया था, तो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है डेस्मोडियम ग्रेनस। तो आपको याद रखना है, दो टाइप बताए थे वाइटल फोर्स थ्योरी में। वाइटल फोर्स का मतलब होता है लिविंग सेल से फोर्स डेवलप हो। गोल्डवेस्की ने तो पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज के बारे में बताया, और जगदीश चंद्र बोस ने बताया था स्टेम कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर में पल्सेशन होने के कारण ये एसेंस ऑफ सैप होता है। वापस एक मिनट, एसेंस ऑफ सैप है क्या है? ये है रूट से जो वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ वो ऊपर तक कैसे पहुंचा, उसी को एसेंस ऑफ सैप कहते हैं। सेकंड जो इससे रिलेटेड थ्योरी है वो है एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड थ्योरी, वो है रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या चीज़ बताई गई थी? उन्होंने ये इस थ्योरी में ये चीज़ बताई कि पेरेन्काइमा सेल की जो सेल वॉल होती है वो इलास्टिक नेचर की होती है, कि जब पानी का बहाव आता है तो उसमें एक टाइप का तनाव या टेंशन पैदा होता है उनकी वॉल में, जो थोड़ी देर में वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो इसके कारण एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। इन अदर वर्ड, द पॉजिटिव प्रेशर फाउंड इन द शेप ऑफ ट्रैकिड्स यानी कि जाइलम वेसल्स के अंदर जो पॉजिटिव प्रेशर पाया जाता है उसी को रूट प्रेशर कहते हैं। वापस एक मिनट में आपको बता दूं, रूट प्रेशर थ्योरी में क्या चीज़ है कि पेरेन्काइमा की सेल वॉल इलास्टिक नेचर की होती है, और जब पानी का बहाव उसमें आता है तो क्या है, उनमें एक खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण वो थोड़ी देर में वापस अपनी नॉर्मल स्टेट यानी कि ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करती है। जैसे आप किसी रबड़ को मोड़ देते हो तो थोड़ी देर में कैसे अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, उसी तरीके से इसमें भी जब इलास्टिक नेचर की होती है तो ओरिजिनल स्टेट में आती है, जिससे एक पॉजिटिव प्रेशर बनता है, उसको रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है, उससे रूट प्रेशर को मेज़र किया जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इन एनी प्लांट इज़ नॉट मोर देन 2 atm। 2 atm से ज़्यादा किसी भी प्लांट में रूट प्रेशर की वैल्यू को नोटिस नहीं किया गया। and this is the sufficient to rise the water up to 20 मीटर in plant। और ये 2 atm का जो प्रेशर है वो 20 मीटर तक जो ऊंचाई तक है प्लांट को पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए सफिशिएंट होता है। और रूट प्रेशर जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। एक एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड फिजिकल फोर्स थ्योरी भी बताई गई है। इस थ्योरी में ये चीज़ कहते हैं कि एसेंस ऑफ सैप जो है वो कुछ फिजिकल फोर्सेस के कारण होता है, जिसमें लिविंग सेल कोई भी हिस्सा नहीं लेती। लिविंग सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द एसेंस ऑफ सैप। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि सम फिजिकल फोर्सेस लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इम्बिबिशन एंड कैपिलरीटी आर द कॉमन। ये जो कुछ फिजिकल फोर्सेस है, इनके ज़रिए ही एसेंस ऑफ सैप की प्रोसेस प्लांट में होती है। तो आपको बस कुछ फिजिकल फोर्सेस का नाम याद रखना है, बाकी डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं पूछते। एक है अपनी थ्योरी है कोहेंशन टेंशन प्रिंसिपल, ये भी एसेंस ऑफ सैप से रिलेटेड है।
ये जो फिजिकल फोर्स थ्योरी पढ़ा था उसी से रिलेटेड कोहेंशन टेंशन प्रिंसिपल भी दिया गया है, जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कोहेंशन टेंशन प्रिंसिपल डिक्सन और जॉली ने दिया था 1894 में, और इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कोहेंशन टेंशन प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने क्या चीज़ बताया था, देयर इज़ फाउंड कंटिन्यूस वाटर कॉलम फ्रॉम रूट टू लीव्स, कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है तो रूट से लेके लीव्स तक पानी का एक कंटिन्यू कॉलम बना हुआ दिखाई देता है। ये ड्यू टू द वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन देयर इज़ ए पुल ऑफ वाटर कॉलम ऑफ लीव व्हेन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, वाटर लॉस जो पानी के प्लांट में होता है, उसके कारण क्या है, ये वाटर कॉलम पत्तियों की वेन्स तक पहुंच जाता है, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। The continuity of water column does not break due to the strong cohesive force. Important, आपको ये चीज़ बतानी है कि वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी कभी भी टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स पाया जाता है जिसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 45 to 207 ATM है। याद रखना है आपको। कोहेसिव टेंशन थ्योरी में क्या चीज़ बताई, डिक्सन और जॉली ने क्या बताया कि पत्तियों से लेके रूट से लेके पेड़ की पत्तियों तक एक पानी का कॉलम बना हुआ है, और जिसको ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं, और वो कभी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वाटर उस पुल में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स पाया जाता है। ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स वाटर राइजेस पैसिवली एंड इट वर्क नाइदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज स्पेंट, के कह रहे हैं कि इस ट्रांसपिरेशन पुल के कारण पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, जिसमें कोई भी लिविंग सेल की एनर्जी यूज़ नहीं होती है, और नॉन लिविंग सेल इज़ कंट्रीब्यूट, इसमें नॉन लिविंग सेल्स जो है वो भाग लेती है। द एसेंस ऑफ सैप इज़ कैरिड आउट बाय फिजिकल फोर्सेस कम्प्लीटली। तो ये जो एसेंस ऑफ सैप हुआ वो एक टाइप से फिजिकल फोर्सेस के ज़रिए ही कम्प्लीटली हुआ है। तो इसको उन्होंने बताया था कोहेसिव टेंशन प्रिंसिपल के अंदर। तो फिजिकल फोर्सेस को ये प्रूफ करता है, और इसको ही आजकल ज़्यादा मानते हैं कोहेसिव टेंशन प्रिंसिपल को। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट का नाम, ईयर का नाम, और उन्होंने क्या चीज़ बताई थी, ट्रांसपिरेशन के कारण एक पुल बनता था, वो चीज़ उन्होंने ये एक्सप्लेन की है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग इन सभी वीडियो को YouTube पे कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाइए और YouTube पे आप चैप्टर का नाम लिख के या कोई टॉपिक का नाम लिख के पीछे कुलदीप गर्ग लिख दीजिए, जिससे ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कि जैसे आपको 12th का चाहिए तो 12th RBC को सेलेक्ट कीजिए, या 10th का चाहिए तो 10th क्लास को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।